ठीक है। तो बलबन पर हम लोग आज बात करते हैं कि बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत में कैसा एक शासक था और उसने क्या क्या किया। देखो, बलबन की अगर बात की जाए तो बलबन जो है उसने नसरुद्दीन महमूद के समय अपनी स्थिति को मजबूत करना चालू कर दिया और लगभग 20 साल तक उसने इंतजार किया उस पल का जिस पल में उसको गद्दी पर बैठना था। 1246 से लेके 1266 तक, यानी 1246 से लेके 1266 तक उसने सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाया और नसरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह करके अपने आप को एक उच्च पद पर यानी कि नायाब ए ममलिकात के पद तक पहुंचा दिया। और इस तरह बलबन जो है उसने दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा पद जो कि सुल्तान के बाद होता था वो उस पद तक पहुंच गया। बलबन इस बात को जानता था कि इस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की हालत कैसी है कि जब देखो कोई भी आता था और कनपटी पर बजाकर चला जाता था, यानी कोई वैल्यू नहीं है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की। कोई भी आता और बमाबम उनकी पिटाई कर देता, मार देता, चाउमीन फैला देता उनके। बलबन जब गद्दी पर बैठा, क्योंकि बलबन जो है वो बेसिकली एक दास है। किसका दास था? इल्तुतमिश का दास था। किसका दास था? और इल्तुतमिश ने इसे 1233 में जब उसने ग्वालियर पर अटैक किया तो ग्वालियर पर अटैक करते समय उसने इसको खरीदा था। किसको खरीदा था? बलबन को। स्लेव है, खरीदे जाते थे, तो बलबन को उससे खरीदा था। बलबन धीरे धीरे अपनी प्रतिभा के बल पर एक से ऊपर दूसरा पद, दूसरे के ऊपर तीसरा पद, और ऐसे करते करते उससे बहुत सारा जो है अपनी प्रतिभा का प्रयोग किया और अपने इसी प्रतिभा से खुश होकर इल्तुतमिश ने उसे अपने खास दारों में शामिल कर लिया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बलबन का ओरिजिनल नाम क्या है, तो बलबन का ओरिजिनल नाम है बहाउद्दीन। क्या है बलबन का नाम? बहाउद्दीन। ठीक है काजल की बहन, क्या नाम है? बहाउद्दीन। याद रखना इस बात को। तो मैं एक पीडीएफ आज ग्रुप में डालूंगा, मुझे सारे क्वेश्चन उसके लगे हुए चाहिए, टॉपिक वाइज। समझ गए बात को? एमसीक्यू लगा लो, अगर तुमने उतने क्वेश्चन लगा लिए, ये पढ़ लिए, तो बस इतना कर लो बस तुम अभी। ठीक है ना? समझ गए बात को? तो बलबन जो है उसने सबसे पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने से पहले वो इल्तुतमिश का दास था और धीरे 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 करके उसने ऊंचा पद प्राप्त किया और इस तरह वो इल्तुतमिश के खासदारों में शामिल हो गया। खासदारों में मतलब कि 40 प्रमुख सरदारों का जो दल बनाया था इल्तुतमिश ने, जिसे हम तुर्क ए चहलगामी कहा करते थे, उसका ये मेंबर बन गया। समझ में आई बात? तुर्क ए चहलगामी का मेंबर बन गया और इस तरह चालू हुआ दिल्ली में एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत। अब बलबन इस बात को जानता है कि वो एक छोटे से पद पर यानी खुद दास होता हुआ धीरे 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 कर कर नसरुद्दीन महमूद को एक दिन उसने क्या टपका दिया, क्या किया नहीं पता, और अचानक 1266 में वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। क्लियर है? बलबन इस बात को जानता था कि सुल्तान के पद की गरिमा बहुत गिर चुकी है और अब कोई भी उस समय बलबन के पहले सुल्तानों की कनपटी पर कोई भी बजा देता था और उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी और ये सुल्तान बिना मतलब के खर्च हो जाया करते थे। बलबन इस बात को जानता था कि भैया अपनी स्थिति अगर मजबूत करनी है तो सबसे पहले मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में सुल्तान के पद को महत्वपूर्ण बनाना होगा और यदि सुल्तान के पद को महत्वपूर्ण बनाना है तो इसके लिए बलबन ने सबसे पहले एक थ्योरी दी जिसको कहते हैं किंगशिप थ्योरी, यानी कि राजत्व का सिद्धांत। क्लियर हुई बात? क्या थ्योरी दी उसने? तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने किंगशिप थ्योरी दी? वेरी गुड। किसने दी? वेरी गुड। समझ में आई बात? किसने दी है?
अब देखो बलबन क्या करेगा। बलबन ये किंगशिप थ्योरी इसलिए दे रहा है कि भैया सुल्तानों की स्थिति मजबूत हो जाए, यानी सुल्तान के पद की गरिमा बढ़ जाए। और इसके लिए सुल्तान के पद को उसने बताया कि सुल्तान का पद कोई एरा गेरा पद नहीं है, बल्कि ईश्वर के द्वारा उसे प्रदान किया गया। किसके द्वारा दिया गया है? यानी सुल्तान बनना हर किसी की औकात नहीं है। सुल्तान वही बन सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा, खुदा की कृपा हो। यानी कि ईश्वर ने उसे चुना है कि तू सुल्तान बन। मैं अपनी मर्जी से नहीं बन रहा हूं। मैं क्या हूं? एक नायब ममलिका। क्या है मेरा? एक पद, नॉर्मल सा पद। अगर मैं सुल्तान बना हूं तो ये मेरी इच्छा नहीं है। मैं तो चीजों में पड़ता ही नहीं हूं। मैं सुल्तान बना हूं उसकी इच्छा। इसलिए सोच लेना, मेरे पे हाथ उठाया मतलब किस पे हाथ उठा दिया? ईश्वर पे उठा। तो सोचना, आज के पहले सुल्तानों की कनपटी बजाई होगी तुमने, लेकिन मैं सुल्तान बना हूं ईश्वर की इच्छा से। इसलिए मैंने ईश्वर के द्वारा मुझे अपॉइंट किया गया है। इसलिए अगर मुझ पे हाथ उठाया तो समझ लेना डायरेक्ट खुदा पे हाथ उठा दिया। समझ में आई? पहली चीज, अपने आप को किसके द्वारा अपॉइंट किया हुआ बता दिया उसने, ईश्वर के द्वारा। यानी सुल्तान के पद को उसने ईश्वर के द्वारा अपॉइंट किया गया पद बना दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, उसने कहा संतान जो है वो एक प्रकार से निरंकुश है। निरंकुश का मतलब है कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं है। सुल्तान जो चाहे वो कर सकता है, सुल्तान को कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। बलबन ने तीसरा यह किया कि निरंकुश कहने के बाद उसने राजत्व के शब्द में एक वर्ड जोड़ा। ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। उसने वर्ड जोड़ा नियाबत ए खुदाई। क्या जोड़ा? नियाबत ए खुदाई। उसने कहा कि नियाबत ए खुदाई मतलब कि ईश्वर के द्वारा मुझे ये पद दिया गया है, यानी कि मुझे नियाबत ए खुदाई, यानी ईश्वर की नियाबत है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है। इसलिए मैं स्वयं ईश्वर का छाया हूं, ईश्वर का शैडो हूं, ईश्वर की छाया हूं। इसलिए मुझ पर हाथ लगाने से पहले सोच लेना। तो बलबन ने अपने आप को क्या बताया? नियाबत ए खुदाई बताया। नियाबत ए खुदाई मतलब ईश्वर के द्वारा मुझे अपॉइंट किया गया है, इसलिए ईश्वर की मैं छाया हूं। और इसके अनुसार सुल्तान अगर जो है उसका स्थान पैगंबर के पश्चात आता है। यानी के भैया जो पैगंबर साहब, जो गॉड ऑफ मैसेंजर हैं, जिनको गॉड ने भेजा था कि जाकर लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताओ, उसके बाद मेरा स्थान आता है सुल्तान का, क्योंकि मैं भी ईश्वर के द्वारा भेजा गया। समझ लो कैसे चेंज कर रहा है वो। समझ गए कि सुल्तान को कोई भी आए हो गला काट के चला जाए, ऐसा नहीं बेटा। गला काटो मतलब खुदा का तुम तिरस्कार कर रहे हो। तो उसने स्वयं को बोला कि उसके अनुसार सुल्तान जो है वो किसके पश्चात है? पैगंबर के पश्चात है। इसलिए सुल्तान को कार्य करने की शक्ति कहां से मिलती है? ईश्वर से मिलती है। वो जो भी कार्य कर रहा है सब ईश्वर की मर्जी से कर रहा है। समझ के बात? अब उसने इतनी फेकोलॉजी दे तो दी, क्योंकि एक तो दास था, ऊपर से इतने ओहदे पर पहुंचकर वो इतने बड़े पद पर पहुंचा। और फिर उसने क्या कह दिया अपने आप को? ईश्वर की छाया, ईश्वर के द्वारा मुझे अपॉइंट किया गया, मैं नियाबत खुदाई हूं। अब ऐसा उसने कह दिया, लेकिन है तो वो दास ना। अब मान लो तुम ये सब दास बैठे हुए, मैं भी तुम्हारे साथ यहां बैठा हुआ हूं, बैठूंगा नहीं है ना, बैठा हुआ हूं। अब मैं तुम में से उठ के आऊं और मैं बोल दूं मैं सुल्तान हूं, तो इतने में भूमि क्या बोली है? चुपचाप बैठे यहां पे, ऐसे करेगी ना भाई, क्योंकि मेरी वैल्यू तुम्हारी वैल्यू सेम टू सेम है। तो भैया ये मुझे सुल्तान क्यों मानेगी? नहीं मानेगी। मैं इस बात को जानता हूं कि ये जितने भी मार्केट में 40 लोग बैठे हुए हैं, जिसको तुर्क चहलगामी कहा जाता है, जो 40 लोगों का एक
ग्रुप है, उसी ग्रुप का मैं एक मेंबर हूं और मैं उठकर आ गया और मैंने कहा भैया आई एम सुल्तान। तो भूमि बोले बैठे यहां चुपचाप आके, काय का सुल्तान वुल्तान, काजल सपोर्ट कर देगी, काजल की बहन। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे पहले इन 40 सरदारों को चुप करना होगा, तभी तो मुझे सुल्तान मानोगे ना तुम लोग। तो मैं क्या करूंगा, इन 40 सरदारों की गर्दनें कटवाकर किले के बाहर टंगवा, अब विरोध करो मेरा। उसने क्या किया, इल्तुतमिश के द्वारा जो 40 प्रमुख सरदारों का गुट बनाया था, जिसको तुर्क चहलगामी कहते थे, उन सरदारों के जो कि उसका विरोध कर रहे थे, सबकी गर्दनें कटवाई और किले के गेट पे टंगवा दी। और जो नहीं माना उसको कोड़े मार मार के उसने मरवा दिया, कई को तो अंडरग्राउंड ही कर दिया उसने। और इस तरह तुर्क चहलगामी को बनाने वाला इल्तुतमिश, समाप्त करने वाला बलबन। याद रखना है क्वेश्चन, तुर्क चहलगामी के गठन कौन करेगा? इल्तुतमिश। समाप्त कौन करेगा? बलबन। और इस तरह बलबन ने तुर्क चहलगामी को समाप्त कर दिया। क्यों किया, ये समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? कोई विरोध ना कर सके उसका। दूसरी चीज, तैयारी है, 30 तारीख को टेस्ट है ना, सिलेबस डला ही हुआ है, याद रखना ना, भूल ना जाना साथियों, साथ निभाना। अब देखो, सुल्तान के पद के लिए उसने बहुत ही रायता फैला दिया, खुद को ईश्वर की छाया बता दिया, ईश्वर के द्वारा अपॉइंट है, 40 सरदारों का मुंह चुप करवा दिया, अब उसका कोई विरोधी नहीं है। लेकिन सुल्तान के पद की गरिमा को बनाने के लिए उसको खुद को डिसिप्लिन में रहना होगा। इसलिए बलबन ने सबसे पहले अपने आप को अत्यंत गंभीर मुद्रा में रखना चालू कर दिया। किसमें चालू कर दिया? गंभीर, यानी कि भाई साहब इतने साइलेंट मोड में चले गए कि अगर उसके सामने कोई कुछ बोले भी, यही बताना चाह रहा हूं कि बलबन ने अपने आप के नेचर को कैसा बना लिया? गंभीर, सीरियस। अब मान लो कोई सीरियस बंदा हो तो तुम उसके पास जाके कुछ बोलोगे? अब तुम्हारे घर में देख लो, अगर चाहे मम्मी है और पापा है, पापा हमेशा सीरियस ही रहते होंगे, मम्मी रहती होंगी, हाँ, तो जो जिसके ऊपर डिपेंड कर जाए, ठीक है। तो घर में जाते होगे तो कोई ना कोई सीरियस होता होगा, तो उससे बोलने में तुम्हारी हालत कांपती होगी। अरे नाना जी, फूफा, जीजा, कई होगी, फूफा जीजा से ही बैंड बजती रहती है, उनसे बात ही नहीं करते वो, समझ गए? और खास तौर पे फूफा जी ज्यादा होते हैं। अब बुआ तो फिर बुआ बुआ ने फूफा को कमांड में ले रखा है यार, फूफा क्या कर लेगा? बुआ ने बोल दिया, बस बात खत्म हो गई, समझ गए? तो कई ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे मार्केट में तुम्हें, ठीक है ना, जो एकदम गंभीर मुद्रा में रहते हैं, जिससे बात करने में डर लगता है। तो ऐसे ही हमारा बलबन था, जिससे बात करने में डर लगेगा, यानी अपने आप को क्या बना लेगा? वो अत्यंत गंभीर बना लेगा। दूसरा, सुल्तान के पद की गरिमा को बनाने के लिए एकांत में रहेगा। वो ऐसा नहीं जाएगा और बोलेगा काजल की बहन कैसी है, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें इनसे अलग है, मैं ईश्वर के द्वारा अपॉइंट किया गया हूं, मैं तुम जैसा आम इंसान नहीं हूं कि गया और मैं तुम्हारे जाके वो हाथ पे से काजल की बहन ने मार दिया है, सर क्या है, ऐसा कुछ नहीं। तो उसने स्वयं को कैसा रखा? एकांत में, उससे कोई भी एक आकर नहीं मिल सकता उसकी परमिशन के बगैर, ठीक है। तो एकांत में रहना प्रारंभ किया। सबसे मेन, मदिरा पान पर उसने, अब वो रत्नागिरी आनंद नगर नहीं जाता था, अब उसने शराब के प्यालों को फोड़ दिया और उसने बोला आज के बाद वो कभी भी शराब नहीं पिएगा, क्योंकि शराब पिएगा रात को बैठ गया, बोले लाना जरा यार रत्नागिरी से एक आध दो लिया ना जरा, लिया है, बैठ गए दोनों एक नंबर गेट पे। अब बैठ गए, थोड़ा उसने पिया, थोड़ा उसने पिया, भाई भाई ये तू मेरा, आज से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मेरा भाई है, मेरा भाई, ऐसा थोड़ी करेगा। तो क्या होगा, सुल्तान ने भी 3 4 लगा लिया, हाँ तो भाई मेरा भाई है भाई, चला जा मेरा भाई, ऐसे करके दोनों
इंदुपुरी में घूम रहे। इससे क्या होगा? सुल्तान की वैल्यू गिर जाएगी। तो शराब ना पिएगा और ना शराब की महफिलों में वो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया? मदिरा पान पर बंद कर दिया। वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा, ना ही उसके सामने कोई हाथ लगाएगा, ठीक है? और ना कोई पी के आ जाए, और ना आ जाए पी के, सुल्तान वो एक काम था सुल्तान, वरना सुल्तान देगा धड़ा धड़ा धड़ 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 धड़। तो ना कोई पी कर आएगा और ना ही कोई उसके सामने पिएगा, ठीक? ये ना शराब पर टोटल, क्योंकि इससे इंसान बहक जाता है, इसलिए इसको बंद कर दिया उसने। अगला, छोटे सरदार और कम महत्वपूर्ण अमीरों से मिलना बंद कर दिया। उसने बोला भैया छोटे आदमी मेरे पास ना आए, ना छोटे अमीर मेरे से मिलेंगे और ना ही छोटे सरदार उससे मिलेंगे। वो किसी से नहीं मिलता था, आम लोगों से मिलना बंद कर दिया उसने। जनता वंता को तो छोड़ ही दो, वो तो बेचारी और कैटेगरी के बाहर है। जनता से मिलना बंद कर दिया, आम पब्लिक से मिलना बंद कर दिया, सरदारों से मिलना बंद कर दिया, निम्न कुल के अधिकारियों से मिलने बंद कर, नीची जाति के लोगों से मिलना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया सुल्तान है यार, आई एम ए सुल्तान। आज तक तुम जो समझ रहे हो वो लबर लबर करा करते थे, अब हम वो लबर लबर करने वाले नहीं हैं। अब हमें चाहिए फुल इज्जत। बलबन ने क्या कहा? हमें क्या चाहिए? फुल इज्जत। और इस तरह उसने छोटे अमीरों से मिलना भी बंद कर दिया। उसने अपने दरबार में, ये उसका दरबार लगा हुआ है, उसने अपने दरबार में रहने वाले अमीरों को भी अनुशासित किया और उसने कहा कि भैया दरबार में अनुशासन का पालन करो, डिसिप्लिन से बैठो, ऐसे नहीं गाल पकड़ के ऐसे बैठी लड़कियां, ऐसे नहीं, ठीक है? डिसिप्लिन के साथ बैठो। दूसरा, दरबार में उसने हंसने और मजाक करने पर भी पाबंदी लगा दी। याद रखना है, सब कुछ सुनाते हैं। कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसे दरबार ने हंसने और मजाक करने पर पाबंदी लगा दी? ऐसा कौन सा सुल्तान था जो निम्न जाति के लोगों से, निम्न कुल के सरदारों से नहीं मिलता था? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को ईश्वर की छाया बताया? ऐसा कौन सा सुल्तान था जो निचले पद से उठता हुआ सुल्तान के पद तक पहुंचा? बलबन। ऐसा कौन था जिसने नियाबते खुदाई कहा? बलबन। और उसने हंसने और मजाक करने पर पाबंदी लगा दी। उसके दरबार में कोई भी हंसेगा या मजाक नहीं करेगा, क्योंकि बलबन खुद गंभीर मुद्रा में रहेगा, वो ऐसे बैठ जाएगा। रिपोर्ट आई, तब भी नहीं लग रहा ये मेरा चेहरा ऐसा क्यों है यार? हंसी आ गई तो फिर वो 15-20 कोड़े तो खा ही लेगा कम से कम। उसको उसको हंसी क्यों आएगी? वो हंसता ही नहीं था। अभी कहानी सुनाऊंगा, और अभी तो बची हुई है कहानी। वो कभी नहीं हंसेगा, ना मजाक करेगा, ठीक है ना? और ना ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होंगे, जो एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन रहेंगे। हंसा देते हो तुम लोग, हंसा रहे हो, मैं हंसना नहीं चाह रहा हूं। समझे बात को? समझ गए? उसने अपने दरबार को इतना भव्य बनाया, एकदम सजावट वजावट करके, लालटेन फालटेन मोमबत्ती सब लगा, लोगों के कालीन वालीन सब बिछा बुछू के उसने अपना पूरा दरबार ईरानी दरबार की तरह सजा दिया कि लगे सुल्तान का दरबार है। किसका दरबार है? ऐसा नहीं कि हाथे में बैठ गया जाके, वो ऐसे नहीं, मतलब लगे कि हाँ सुल्तान का दरबार है। लोग अगर उससे मिलने आए तो उसके दरबार को देखते रहे वो। ईरान से कालीनें मंगवाई, दरवाजे पे टांगी गई, गेट पे टांगी गई, लोग देखते रहे, क्या कलाकारी है, क्या माशाल्लाह इंशाल्लाह सुभान अल्लाह, लोग देख रहे। कारपेट बिछाए गए, गद्दी को अन्य अमीरों से ऊंचा उठाया गया जिससे तुम लोग नीचे रहो और वो ऊपर रहे। उसके भव्य दरबार को उससे सजा सुजू के एकदम 5 स्टार होटल बना दिया। समझ गए? तो उसने अपने दरबार को भव्य बनाया किसकी तरह? ईरानी दरबार की तरह। ये देखना, याद रखना, ठीक है? फिर उसने एक प्रथा चलाई,
सिजदा या पाबोस। सिजदा एवं पाबोस प्रथा चलाई, जिसका मतलब है अगर कोई उसके पास मिलने आएगा तो पहले वो अपने घुटने के बल बैठेगा, फिर उसके बाद उसके हाथों या पैरों को चूमेगा और इस तरह उसको वो सम्मान देगा। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई? ये ईरानी प्रथा थी जिसको बलबन ने चालू किया, है ना। तो सिजदा या पाबोस प्रथा को किसने चालू किया? बलबन ने। वरना पता लगे कोई आया और एक पांव के बल नीचे बैठ गया, पता लगे गुलाब हाथ में है, तो बलबन लपाड़ा मार देगा। समझ गए है? क्लियर है? तो सिजदा या पाबोस प्रथा, सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने अपनाई? बलबन ने। उसने ईरानी पद्धति की तरह ही नवरोज त्योहार को भी मनाना प्रारंभ किया। नवरोज त्योहार मतलब न्यू ईयर, नए वर्ष पर बनाया जाने वाला उत्साह। और इस तरह उसने ईरानी सभ्यताओं को अपनाया। और इस तरह क्योंकि ईरानी सभ्यता इस्लाम धर्म की सबसे मेन सभ्यता मानी गई थी उस समय, और ईरान के दरबार की जैसा मुसलमानों का दरबार नहीं होता था, उससे सब कुछ ईरान के जैसा कर दिया और अपने ईरानी पद्धति के अनुसार उसने कार्य किया और उसने नवरोज त्योहार को भी मनाना चालू कर दिया। क्लियर है? बलबन ने रक्त की शुद्धता पर काफी बल दिया और बलबन ने कहा कि भैया मेरे अंदर का जो ब्लड है वो आम ब्लड नहीं है, मेरा ताल्लुक सूरवीरों से रहा है, मेरे दादा परदादाओं में सूरवीरों का खून बहता था। इसकी जगह मैं लड़ूंगा, इसकी जगह ये लड़ेगा। देखा कि देखा? देखा ना? तो उसने अपने आप को ब्लड यानी प्योर ब्लड का बताया। क्यों बताया? उसने कहा कि फिरदौसी की पुस्तक शहनामा का एक शूरवीर पुत्र जो अफिसियाब था उसके वंशज का घोषित किया। उसने उसने कहा कि मेरे अंदर अफिसियास का खून बहता है, मैं उसके वंश का हूं, जो एक महान योद्धा था, जो फिरदौसी के शहनामा में इसको बताया गया। समझ में आया? फिरदौसी के शहनामा का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अफिसियाब, और उसका वंशज उसने अपने आप को घोषित कर दिया कि मेरे पूर्वजों की कहानी देख लेना, शहनामा में मिलेगी तुम्हें, मैं उनके वंश का हूं, प्योर ब्लड का हूं। उसको खुद ही नहीं पता था वो कहां से आया, क्योंकि वो तो दास था, मार्केट में खरीदा गया था, उसको उसको अपने ब्लड का नहीं पता था। लेकिन अब सुल्तान है तो भैया उसके ऊपर उसको बताना होगा कि वो प्योर ब्लड का है, और प्योर ब्लड का है तो भैया तभी वो लोगों से अलग हो पाएगा। समझ में आई बात? तो अफिसियास वंश का घोषित किया और उसने निम्न कुल के किसी भी व्यक्ति के लिए शासन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। उसने कहा कि निम्न कुल का कोई भी व्यक्ति उससे ना मिलेगा ना उससे बोलेगा, और मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो नहीं रहेगा। यानी उच्च अधिकारी उससे आके मिलेंगे, वो भी प्योर ब्लड वाले। समझ गए बात को? बलबन ने पूरी काया पलट कर डाली सुल्तान के पद। बर्नी उसके बारे में कहता है कि जब वो किसी तुच्छ व्यक्ति को देख लेता था तो उसकी आंखें लाल हो जाती थी और उसका हाथ तलवार पर चला जाता था। यानी कि नीचे कुल के व्यक्ति को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आता था। वो इतनी नफरत करता था नीचे कुल के लोगों को। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि सुल्तान है, वो अपने पद को ऊंचा दिखाना पड़ेगा ना, वरना पता लगे कोई भी आके उसके चाउमीन फैला के चले जाए। समझ गए? इसलिए अपने पद की गरिमा को उसने क्या करा? बढ़ा दिया। उसने 40 प्रमुख सरदारों के द्वारा बनाया गया जो संगठन इल्तुतमिश ने बनाया था चहलगामी, उसकी शक्ति को भी उसने नष्ट कर दिया और अनेक वजीरों की उसने हत्याएं करवा दी। और इस तरह उसने सुल्तान के पद को उच्च बना दिया। समझ में आई बात? तो उसने क्या क्या किया सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए? सबसे पहले किंगशिप थ्योरी दी। किंगशिप थ्योरी के तहत अपने आप को नियाबत खुदाई कहा, ईश्वर की छाया बताया, गंभीर मुद्रा में रहना चालू किया, एकांत में रहना चालू किया, निम्न कुल के लोगों से मिलना बंद कर दिया। इसके अलावा
उसने अपने दरबार को ईरानी दरबार की तरह सजाया, उसने हंसने और मजाक करने पर पाबंदी लगा दी, उसने अपने दरबार को ईरानी दरबार की तरह सजाते हुए खुद को फिरदौसी के सहनामा का वंशज घोषित किया अफिसियास का। इसके अलावा मदिरा पान बंद कर दिया उसने, ठीक है, ये सब, हाँ उपाधि लेगा ना, ठीक है, समझ में आई यहां तक बात। और जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की उसने, किसकी उपाधि धारण की? जिल्ले इलाही। क्लियर है? अब क्या होगा? हुआ ये कि बलबन दिल्ली में अपनी राजधानी उसने बनाया। अब बलबन के समय एक समस्या जो पहले से ही उभर कर आ रही थी, वो समस्या थी मंगोल आक्रमण की। किसकी आक्रमण की? मंगोलों के आक्रमण की। मैंने तुम्हें कल बताया था कि पहला मंगोल आक्रमण बहराम शाह के समय हुआ, तेग बहादुर ने किया था। अब मंगोल लगातार इस एरिया से आक्रमण कर रहे हैं। बलबन अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था, लेकिन वो मंगोलों को भारत के अंदर इंटर नहीं होने देगा। इसलिए बलबन ने क्या किया, यहां पर उसने कई किले बनवा दिए और इन किलों में रख दिए उसने भारी भरकम सेना। और इन सेना का एक ही काम था कि मंगोल आक्रमणकारी जब आक्रमण करें तो ये उसे दीवार की तरह रोक ले और भारत के अंदर इंटर ना होने दे। इसके लिए उसने अपने बेटे शहजादा मोहम्मद को अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया बलबन ने? शहजादा मोहम्मद। और अपने बेटे बुगरा खां को भी अपॉइंट कर दिया और दोनों बेटे अपॉइंट कर दिए गए इस किले में। मंगोलों का आक्रमण हो रहा और ये मंगोलों के आक्रमण को रोकते थे। उसने मंगोलों की समस्या से निपटने के लिए दो कदम उठाए। पहला, उसने मंगोल शासकों के दरबार में अपने दूत भेजे और दूत भेजकर उसने अपने पॉलिटिकल रिलेशन मंगोलों से अच्छा करने के लिए प्रयास किया। दूसरा, उसने उत्तर पश्चिम भारत की सीमा पर उसने सुरक्षा करते हुए किले बनवाए और वहां पर अपने बेटे शहजादा मोहम्मद और बुगरा खां को अपॉइंट कर दिया। लेकिन मंगोल लगातार आक्रमण करते रहे और तभी मंगोलों के एक नेता तमर ने आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? तमर ने आक्रमण कर दिया। और मंगोल आक्रमणकारी जब तमर ने आक्रमण किया तो मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए बलबन का सबसे बड़ा बेटा शहजादा मोहम्मद इसमें मारा गया। समझ में आई बात? और शहजादा मोहम्मद की मंगोल आक्रमणकारियों को रोकते समय मृत्यु हो गई। यह बात दिल्ली में बैठा बलबन को बतानी थी। अब कौन बताने जाए, किसी में हिम्मत नहीं बलबन को बताने की, क्योंकि बलबन से वैसे ही सब डरते थे। बलबन का दरबार लगा हुआ था, बताना जरूरी था। तभी एक सैनिक आया और आके बलबन के पास गया और बलबन से उसने बोला कि शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई आपके बेटे की मंगोल आक्रमणकारियों से लड़ते हुए। बलबन अपने बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद से बहुत प्यार करता था और वो ये बात जानकर रखा हुआ था कि जब वो सुल्तान के पद को त्यागेगा तब अपने बेटे शहजादा मोहम्मद को गद्दी पर बिठाएगा। और शहजादा मोहम्मद में वो सारी क्वालिटियां देखता था जो एक सुल्तान के बनने के लिए चाहिए थी। लेकिन भाई साहब तो खर्च हो गए मंगोल आक्रमण में। अब शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई, बलबन बैठा दरबार में, सूचना लेकर एक आया और उसने बलबन के पास जाके बोला कि शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई। बलबन सरकारी काम कर रहा था। बलबन ने सुना और नीचे मुंह कर दिया और वापस अपने सरकारी कामों में लग गया, जैसे कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दिन भर काम करा उसने, सब काम निपटाया दरबार का और कम निपटा के वो अपने आवास में चला गया। बर्नी कहता है कि रात के समय बलबन गला फाड़ फाड़ कर रोया, चिल्ला चिल्ला कर रोया। क्यों? क्योंकि उसका बेटा मर गया। लेकिन दरबार में उसने अपने एक्सप्रेशन इसलिए चेंज नहीं किए क्योंकि
दरबार के लोगों को समझ में आ जाता, जो ये सुल्तान जो इतने दिन से प्राण खा रहा है कि ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया, ईश्वर नियाबत खुदाई है, लोगों को पता चल जाएगा आम इंसान है ये, और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए दरबार में कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया उसने। लेकिन जब वो गया, लोगों को तो पता नहीं, बर्नी लिखता है बस ऐसा कि गया, और फिर वो जी भर कर रोया। अगले दिन फिर आया वो दरबार में, जैसा गया था वैसे का वैसे ही आकर फिर अपने काम में लग गया। इसलिए बर्बर के नाम से ऐसा कांपते थे। अब शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई, मंगोल आक्रमणकारियों को नहीं रोक पाया वो, और तमर के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ, और इस तरह बलबन का बेटा मारा गया। दूसरा, मेवाती और राजपूतों के विद्रोह की समस्या उभर कर आई उसके समय। हुआ ये कि इस समय मेवाती और जो राजपूत हुआ करते थे, ये वो लोग थे जो पहले राजपूतों की सेना में सैनिक हुआ करते थे। लेकिन हुआ ये कि राजपूत वंश तो समाप्त हो गए, और अब कौन आ गए? मुसलमान। जब मुसलमान आ गए तो राजपूत सेना में जो सैनिक हुआ करते थे वो सब क्या हो गए? बेरोजगार। अब जो ये बेरोजगार हो गए तो अब ये क्या करेंगे? ये लूटपाट मचाएंगे। व्यापारी जब व्यापार करने जाएंगे तो रास्ते में मेवाती और राजपूत इन्हें लूट लेंगे। व्यापारी आए बलबन के पास, और बलबन से बोला, भैया बलबन सुल्तान, ये व्यापारियों को दिक्कत होती है, जब ये व्यापार करने जाते हैं तो रास्ते में राजपूत या मेवाती आकर इनका पूरा मालवाल लूट लेते हैं। बलबन को गुस्सा आया, और बलबन ने कहा, एक काम करो, दिल्ली के आसपास के सारे जंगलों को काट दो। क्या करो? दिल्ली के आसपास के सारे जंगलों को काट दो, और चारों तरफ से हमला करो इन राजपूतों और मेवातियों को जो दिल्ली के आसपास के एरिया है। कहा जाता है बलबन ने इतनी क्रूरता दिखाई इसमें कि उसने चुन चुन के मेवातियों और राजपूतों को मौत के घाट उतारा, और अपनी इस पॉलिसी को उसने नाम दिया ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यानी लोह और रक्त की नीति। तो याद रखना, उसने इसके लिए जंगलों को काटा, चारों दिशाओं से हमले करवाए, और अपने अफगान सैनिकों को भेजा उन्हें मारने के लिए। और कहा जाता है कि इसमें अफगान सैनिकों ने इतना कत्लेआम मचाया कि कत्लेआम मचाते मचाते कई राजपूत लोग और मेवाती लोग इसमें मारे गए, और इस पॉलिसी को नाम दिया गया बलबन की आयरन और ब्लड पॉलिसी। याद रखना, राजपूतों के विरुद्ध बलबन ने कौन सी पॉलिसी अपनाई? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसके अलावा उसने किन सैनिकों को भेजा मारने के लिए? मेवातियों को भेजा, और इस तरह उसने पूरे दिल्ली के आसपास के इन विद्रोहों को शांत कर दिया। क्लियर? समझ में आया यहां तक? चलो, अब एक पॉलिसी है, मतलब एक विद्रोह है, और वो है बंगाल का विद्रोह। देखो क्या हुआ बंगाल का विद्रोह। देखो हुआ ये कि बलबन ने एकदम माहौल टाइट कर रखा है। बलबन ने सुल्तान के पद को इतना अच्छा बना दिया कि कोई भी काकू की नहीं कर सकता, और बलबन जो है उससे पूरे डिसिप्लिन के साथ शासन किया। लेकिन 1280 के आसपास, यानी कि 7981 में, बंगाल का एक गवर्नर था जिसका नाम था तुगरिल खां, और इस तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया। बलबन का दिमाग ठनस गया, साला इतना डिसिप्लिन बनाया, एक तो अपने आप को ईश्वर की छाया बताया, और इतना एकदम मैंने पूरा माहौल टाइट करके रखा है, ऐसी कैसे हिम्मत हो गई यार इसको यार विद्रोह करने की तुगरिल खां को। बलबन गुस्से के मारे लाल हो गया। बलबन पहली बार और अंतिम बार अपनी राजधानी दिल्ली से बाहर निकला। कहां से बाहर निकला? वो आज तक दिल्ली से बाहर नहीं निकला था, क्योंकि उसको माहौल टाइट करके रखना था। तो पहली बार वो दिल्ली से बाहर निकला। जब वो बाहर निकला तो बाहर निकलकर वो बंगाल की ओर बढ़ा, और जब वो बंगाल की ओर बढ़ा तो तुगरिल खां ने जो विद्रोह कर रखा था उसके विद्रोह को उसने दबाया, और तुगरिल खां को वो घसीटता हुआ बीच चौराहे पर ले गया, और बीच चौराहे पर लेकर पहले तुगरिल खां को बहुत पीटा,
और फिर उसे बीच चौराहे पर फांसी पर लटका। उसने तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने में बहुत निर्दयता दिखाई, उससे बहुत ही मर्मम तरीके से उसे मारा, दयनीय तरीके से मारा। बलबन के साथ इस समय उसका छोटा बेटा बुगरा खां भी था, और बुगरा खां को उसने बोला कि भैया अब तू बंगाल को संभालेगा, और सुन मेरी बात, ये मेरा दास था तुगरिल खां, इसने विद्रोह किया तो देख मैंने उसका क्या हश्र किया है, तू मेरा बेटा है, और अगर तूने ऐसा कुछ किया तो सोच मैं तेरा हाल क्या करूं। बुगरा खां कांप गया, और बुगरा खां ने सुल्तान बनने की इच्छा ही त्याग दी। क्यों? क्योंकि बड़ा भाई तो शहजादा मोहम्मद मर चुका है, अगला बेटा वो खुद बुगरा खां, और बुगरा खां अपने बाप से इतना डरता था कि वो चू भी नहीं कर सकता था। इसलिए बुगरा खां को जब बंगाल में अपॉइंट किया तो बलबन समझा कर आया उसको, मैं वापस दिल्ली जा रहा हूं, अगर मुझे बंगाल में सूचना मिली कि तूने कुछ करा है तो बेटा इतनी दर्दनाक मौत दूंगा तुझे कि तू कांप जाए। बुगरा खां इतना डर गया कि उसने सुल्तान बनने की इच्छा ही त्याग। समझ में आई कहानी? तो बंगाल के किस गवर्नर ने विद्रोह किया? तुगरिल खां ने, और इसके लिए बंगाल का अभियान करने के बलबन पहली बार अपनी राजधानी से बाहर निकला, और उसने इस विद्रोह को दबाते हुए उसने अपने बेटे बुगरा खां को वहां पर अपॉइंट कर दिया। क्लियर है? बलबन एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना चाहता था, इसलिए उसने मिलिट्री रिफॉर्म किए, और मिलिट्री रिफॉर्म के लिए उसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान ए आरिज। याद रखना मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में? दीवान ए आरिज। जब भी ये आरिज वर्ड आ जाए समझ लेना मिलिट्री का वर्ड है। किसका वर्ड है? तो याद रखना उसने मिलिट्री रिफॉर्म के लिए स्वतंत्र सैन्य अभियान विभाग बनाया जिसका नाम क्या था? दीवान ए आरिज। याद रखना पहली मिलिट्री इल्तुतमिश गठित जरूर करेगा, लेकिन मिलिट्री के लिए एक डिपार्टमेंट बलबन बनाएगा, जिसका नाम क्या होगा? दीवान ए आरिज। बलबन ने एक मजबूत गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट